प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम क्लास 10th के लिए डिस्कस करेंगे। क्लास 10th के लिए मैं वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस साल के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू। पूरे सिलेबस को मैंने 170 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिया है। हर चैप्टर वाइज मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्ज़ाम में 100% आने के चांसेस हैं। इसकी रिलायबिलिटी 100% है। उन क्वेश्चन को कराऊंगा जिसमें सबसे पहले चैप्टर आपका रियल नंबर, जिसमें महज 10 क्वेश्चन हैं। उन 10 क्वेश्चन को अगर आपने कर लिया तो ये समझ लो कि रियल नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम चाहे बेसिक्स का हो या स्टैंडर्ड मैथ्स के लिए दे रहे हो, क्वेश्चन रहेगा नहीं, वो डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो शुरुआत करते हैं उस क्वेश्चन से जो क्वेश्चन नंबर 1, जो कि लास्ट ईयर ही हमारे एग्जाम में आया था और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछा जाता है 3 बार। क्या क्वेश्चन था? प्रूव दैट √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। ये क्वेश्चन पिछली बार आया था 4 मार्क्स में। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक इर्रेशनल नंबर है, ये हमें प्रूव करना था। तो हाउ टू प्रूव दैट नंबर इज इर्रेशनल, कैसे सिद्ध करते हैं कि ये जो दिया गया नंबर है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो इसके लिए हमें लेट करना है कि √5 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है, एक परिमेय संख्या है, ऐसा हमें लेट करना है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसका मतलब √5 इज इक्वल टू होगा, क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर होता है वो रेशनल नंबर P/Q की फॉर्म में होता है, वेयर P एंड Q, जहाँ पे P और Q जो होते हैं वो कोप्राइम इंटीजर होते हैं। जैसे इंटीजर होते हैं बेटा कोप्राइम इंटीजर। कोप्राइम इंटीजर का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा हम कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि रियल नंबर 2 ही टाइप के होते हैं, रेशनल या फिर इर्रेशनल। जो चीज़ रेशनल है वो इर्रेशनल नहीं हो सकती और जो चीज़ इर्रेशनल है वो रेशनल नहीं हो सकती। तो यहाँ हमने क्या लेट किया कि √5 एक रेशनल नंबर है और √5 इज इक्वल टू P/Q। P एंड Q आर कोप्राइम इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। देन भी यहाँ पे हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बेटा क्या आएगा? √5Q is equal to P on स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम इसे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? √5Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। तो √5 का स्क्वायर बेटा हुआ 5 और ये हुआ Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। Then what comes up? Q square is equal to P square upon 5। Q एक इंटीजर वैल्यू है जो कि रिजल्ट है किसका? P square upon 5 का। इसका मतलब क्या हुआ कि P square is डिविजिबल बाई 5। कि जो P square है वो किससे डिविजिबल है? 5 से। जब कोई संख्या का स्क्वायर अगर किसी संख्या से डिविजिबल है तो वो संख्या भी डिविजिबल होगी। P is also divisible by 5। जब कोई संख्या 5 से डिविजिबल है मतलब हम पुट कर सकते हैं P इक्वल टू 5m। क्यों? कि जब कोई संख्या 5 से डिविजिबल है तो वो 5 का क्या होगी? मल्टीपल होगी। जब 5 का मल्टीप्लायर है तो वी कैन पुट P इक्वल टू 5m इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में यहाँ पे जो इक्वेशन ये आपकी फर्स्ट है इसमें हम P इक्वल टू क्या रिप्लेस कर देंगे? 5m। तो जैसे ही आप 5m को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा? Q स्क्वायर इज इक्वल टू 5m का होल स्क्वायर अपॉन 5। तो Q स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर हुआ 25। मेनली बच्चे 5m का स्क्वायर लिखते समय मिस्टेक करते हैं कि m लिखकर छोड़ देते हैं, बट क्या होगा यहाँ पे m स्क्वायर।
5 से 25 कैंसिल हुआ 5 टाइम्स, तो ये क्या आ गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो यहाँ पे भी हमें एक इंटीजर रिजल्ट मिल रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। हमने क्या माना था कि एक रेशनल नंबर है जिसमें पी और क्यू क्या है, को प्राइम इंटीजर, मतलब कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पी भी 5 से डिवाइड हो रहा है और क्यू भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो बोथ पी एंड क्यू आर डिविजिबल बाई 5। दोनों ही पी और क्यू किससे डिविजिबल है बेटा, 5 से डिविजिबल है, जो कि हमारी कंसीडरेशन को गलत साबित करते हैं कि जो हमने माना है वो क्या है। दिस मेक्स दैट आवर कंसीडरेशन इज रॉन्ग। ये सिद्ध करता है कि हमारा जो माना हुआ कंसीडरेशन है, जो हमने माना था, एज्यूम किया था, वो बात क्या है, गलत है, क्योंकि इसमें एक कॉमन फैक्टर है। तो देयरफॉर हेंस जो हमने माना था क्या कि √5 एक कैसा नंबर है, रेशनल, तो रेशनल तो रहा नहीं, तो √5 इज एन इर्रेशनल नंबर। तो महज ये क्वेश्चन था जो 4 मार्क्स में पूछा गया था, इस 4 मार्क्स में आपके लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, 2019-20 के सेशन में ये क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स। तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, प्रूव दैट √7 इज एन इरेशनल नंबर, या प्रूव दैट 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर, हर तरीके के क्वेश्चन को आप इसी पैटर्न से आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। एक सेकंड टाइप है जिसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे, तो इसे दोबारा एक बार आप जरूर रिवाइंड करके देखना, जिससे आपको और बेहतर तरीके से अगर कहीं पे भी ये आप देख सकते हो दोबारा से। अब हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बेस्ड है किस पे, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स पर। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीजर्स बेटा क्या कहती हैं कि अगर किसी भी दो इंटीजर नंबर को ऐड करें, मतलब एक इंटीजर के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करें, तब भी रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इंटीजर नंबर मिलता है। फॉर एग्जांपल 2 + 4 क्या होगा, 6 होगा। इसी तरह अगर किसी दो इंटीजर संख्याओं का हम आपस में क्या करें, प्रोडक्ट करें, तब भी रिजल्ट क्या रहता है, एक इंटीजर नंबर ही रहता है। बट जब आप किसी दो इंटीजर संख्याओं का डिवाइड करते हैं, तो एक आपको कैसा नंबर मिलता है बेटा, इंटीजर अपॉन इंटीजर, जिसमें एक कैसा नंबर मिलता है, रेशनल नंबर। कैसा नंबर मिलता है, रेशनल नंबर। तो अगला प्रूफ हमारा इन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है। तो क्वेश्चन नंबर है ये आपका 2। टोटल 10 क्वेश्चन है आपके पहले चैप्टर से, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप ट्रिपल स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के लिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रूव दैट 3 - 5/2 √7 is an irrational number if √7 is an irrational number। अगर √7 एक irrational नंबर है, तो 3 - 5/2 √7 भी एक irrational नंबर होगा। तो ये प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ पे बता दी आपको। तो मैं कंटिन्यू करता हूँ इसे।
गिवन क्या है क्वेश्चन में आपको? गिवन है कि √7 एक कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, मतलब इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है √7, ये गिवन है। अब हमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करें? तरीका वही है, लेट किया जाएगा इसको क्या, 5√7/2 इज अ, ये कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है मतलब ये बराबर होगा किसके, इस फॉर्म में लिख सकते हैं इसे P/Q की फॉर्म में, P एंड Q और क्या होंगी, को प्राइम इंटीजर्स, और Q क्या नहीं होगा बेटा, 0 नहीं होगा, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक एलसीएम। काफी बच्चों की आदत होती है क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं बिना एलसीएम लिए, बेटा गलत हो जाएगा, पहले एलसीएम लेंगे। तो 2 ये हो गया 6 - 5√7 इज इक्वल टू P/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6Q - 5Q √7 इज इक्वल टू 2P। अब देखिए बेटा, हमें वैल्यू, हमें पता है किसकी जानकारी, किसकी है, हमें जानकारी है √7 एक इरेशनल नंबर, तो √7 के टर्म में इसको फाइंड करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, -5Q √7 इज इक्वल टू 2P - 6Q, 2P - 6Q। तो √7 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2P - 6Q अपॉन -5। तो यहाँ पे ये √7 आ रहा है 2P - 6Q अपॉन -5Q। यहाँ पे 2P 6Q -5 और Q ये सभी ये क्या है, इंटीजर्स है, सभी क्या है, इंटीजर है। जब सभी इंटीजर है तो क्यों ना यहाँ पे इंटीजर की प्रॉपर्टी को फॉलो किया जाए। क्या प्रॉपर्टी थी, देखिए √7, 2 एक इंटीजर है, P भी एक इंटीजर है, मतलब यहाँ पे दो इंटीजर का आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं क्या, इंटीजर इंटू इंटीजर माइनस, यहाँ पे देखिए 6 भी एक इंटीजर है, Q भी एक इंटीजर है, मतलब इंटीजर इंटू इंटीजर अपॉन, ये क्या है -5 और ये है Q, तो ये दोनों भी बेटा क्या है, इंटीजर ही है। अभी अभी हमने देखा था कि इंटीजर का अगर इंटू इंटीजर से करते हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलता है, इंटीजर नंबर ही मिलता है। तो √7 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीजर इंटू इंटीजर, मतलब इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर। अभी अभी देखा था इंटीजर माइनस इंटीजर एक कैसा नंबर होता है, रिजल्ट इंटीजर ही आएगा। 6 में से 2 को घटाएं तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यस सर, इंटीजर माइनस इंटीजर रिजल्ट क्या रहेगा, इंटीजर। अभी अभी हमने देखा था कि इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, और जानते भी हैं आप कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर। बट √7 एक कैसा नंबर है, ये भी नहीं कि √7 एक रेशनल नंबर है, लेकिन ये आ कैसा रहा है, रेशनल नंबर। व्हाट इट इज गिवन, क्या गिवन है, √7 इज एन इरेशनल नंबर। ये दिया गया है कि √7 एक कैसा नंबर है, इरेशनल नंबर है। जब ये इरेशनल नंबर है तो यह हमारे कंसीडरेशन को क्या साबित कर देता है, गलत। हमने जो माना था, जो रेशनल नंबर माना था, तो वो क्या हो गया, गलत हो गया ना, क्योंकि ये कैसा नंबर आ रहा है, रेशनल, जबकि दिया क्या सा गया, इरेशनल नंबर। तो दिस मेक्स दैट
our consideration is wrong। जब कंसिडरेशन रॉन्ग हो गया तो हैंस 3 माइनस क्या था, 3 माइनस 5√7/2 इज एन इरेशनल नंबर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए बेटा, 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, डेफिनेटली 3 मार्क्स में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। क्या था एक बार फिर से देखते हैं। प्रूव दैट 3 माइनस 5/2√7 इज एन इरेशनल नंबर इफ √7 इज एन इरेशनल नंबर। गिवन था हमें कि √7 एक इरेशनल नंबर है, तो हमने जो भी गिवन था वो लिखा। जिसको इरेशनलिटी प्रूव करना है तो लेट किया कि 3 माइनस 5√7/2 एक कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। जब ये रेशनल नंबर है तो ये बराबर होगा किस फॉर्म में होगा, P/Q की फॉर्म में। यहाँ पे P और Q क्या है, को प्राइम इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। एलसीएम लिया, 1 और 2 एलसीएम 2 आ गया, 6 माइनस 5√7/2 इज इक्वल टू P/Q। क्रॉस मल्टीप्लाई किया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई तो क्या आ गया, 6Q माइनस 5Q√7 इज इक्वल टू 2। इज दैट क्लियर? हमें √7 की वैल्यू निकालनी है तो 6Q को उधर ट्रांसफर किया, माइनस हो गया, और ये चीज़ जो मल्टीप्लाई में है वो कहाँ आ गई, डिवाइड। यहाँ पे जितने भी टर्म्स दिख रहे हैं हमें वो सभी टर्म्स किस में हैं, आप देख सकते हो सभी टर्म जो है वो कांस्टेंट इंटीजर्स हैं। तो इंटीजर है तो हमने लिखा √7 इज इक्वल टू इंटीजर इंटू इंटीजर माइनस इंटीजर इंटू इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटू इंटीजर। क्लियर है बेटा? तो हम जानते हैं प्रॉपर्टी शुरुआत में ही बताई थी कि इंटीजर इंटू इंटीजर क्या होता है, इंटीजर होता है। तो √7 इज इक्वल टू क्या आ गया, इंटीजर माइनस इंटीजर अपॉन इंटीजर। इंटीजर माइनस इंटीजर भी रिजल्ट जो आता है वो इंटीजर ही कहलाता है। तो √7 इज इक्वल टू इंटीजर अपॉन इंटीजर। √7 इज इक्वल टू रेशनल नंबर। लेकिन ये दिया गया है कि √7 एक रेशनल नंबर है, तो इससे हमारा एजम्पशन जो है वो गलत हो गया, जो कंसीडरेशन था। तो यही रीजन है कि जो दिया गया नंबर है वो एक कैसा नंबर हो जाएगा, इरेशनल नंबर। तो मेनली इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की चांसेस इस बार काफी ज्यादा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब एक लास्ट टाइप देखते हैं। अगर पेपर आपका बहुत ही ज्यादा जटिल जैसे बनाया जाता है, लेंथी बनाना होता है, तो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ क्वेश्चन को इम्प्लीमेंट करके थोड़ा सा नया कर देते हैं। और वो थोड़ा सा नया क्या होता है वो मैं आपको बताऊँ। क्या इम्प्लीमेंट होगा, थोड़ा सा इम्प्लीमेंट हो जाएगा, क्वेश्चन लगेगा कि अरे ये क्या आ गया, अभी तक तो एक ही रूट की बात करते थे, यहाँ तो 2 रूट दे दिए, ऐसा कैसे होगा। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए। 170 क्वेश्चन के अंदर अंदर आपके पूरे मैथ को मैंने डिवाइड किया हुआ है, और 170 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो आपके मैथ्स में अच्छे मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। देखो मैं बाकी लोगों की तरह दावा तो नहीं करता कि 100%, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि आपके बेहतर रिजल्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। अगर अभी तक आपने थोड़ा एवरेज पढ़ रखा है तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे, इतना मेरा दावा है। इस बात के लिए मैं तो देखिए बेटा, थर्ड उसका अपडेट वर्जन, कि उसको अगर हार्डेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो क्या किया जा सकता है उस क्वेश्चन। उसमें केवल इतना सा किया जा सकता है कि मैक्सिमम पराकाष्ठा यही होती है कि आपको डराने के लिए इतना काफ़ी है। वैसे तो आप छोटे छोटे एग्जाम से भी डर जाते हो, टेस्ट के नाम से डर लगता है। प्रूव दैट √2 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। गिवन क्या है कि √6 इज एन इरेशनल नंबर। अरे भैया अभी तक तो एक ही नंबर से परेशान थे, रूट से, अब तो 2 दे दिए इन्होंने। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है यार, बस साथ रहिए, बने रहिए और देखिए। √2 इंटू √3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता तो √6 जो है वो √2 इंटू √3 तो है, मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट ही तो है √6।
इज दैट क्लियर? कि मैं अगर √2 का इंटू कर लूँगा √3 से तो रिजल्ट मेरा √6 आता है, ये बात मुझे पता है। यस और नो? और इन दोनों का प्रोडक्ट कब होता है? जब मैं इनका स्क्वायर करता हूँ। इन दोनों का प्रोडक्ट कब होगा? जब मैं स्क्वायर करूँगा। गिवन क्या है मुझे? गिवन ये है कि √6 एक ऐसी संख्या है भैया, रेशनल नंबर है, बनी रहने तो क्या फर्क पड़ता है, रेशनलिटी तो प्रूव करनी है और 3 मार्क्स हमारी झोली में होंगे इसके। तो देखिए, गिवन दैट √6 इज एन इरेशनल नंबर, कि √6 एक इरेशनल नंबर है, ये हमें गिवन है। तो जो भी हमें प्रूव करना है हमने लेट किया कि √2 + √3 इज अ रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है बेटा? रेशनल नंबर है। तो जब रेशनल नंबर है तो √2 + √3 इज इक्वल टू क्या होगा? P and Q are co-prime integer and Q is not equal to 0। डेफिनेटली Q 0 क्यों होगा भाई? डिनोमिनेटर तो 0 होता ही नहीं है। तो √2 + √3 हमें √6 दिया है, तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने इनका प्रोडक्ट में लाना है। तो हमने क्या किया, इनको स्क्वायर कर लिया बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। कुछ बच्चों की आदत होती है कि वो इंडिविजुअली स्क्वायर कर देते हैं, बेटा गलत हो जाएगा, होल स्क्वायर होगा। क्या होगा? होल स्क्वायर। √2 + √3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू P/Q का होल स्क्वायर। तो जैसे ही आपने होल स्क्वायर किया, आपको आइडेंटिटीज याद आ गई क्या? A + B का होल स्क्वायर कुछ पढ़ा था पहले, क्या होता है? A² + B² + 2AB √2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2, ये हो गया 3 + 2 √2 √3 √6 जो हमें दिया है, देखो मिल गया है ना। बस इतना ही करना था, बाकी तो अब आप समझदार हो गए हो, आपने पहले भी कर रखा है। तो ये 3 और 2 बेटा ये कांस्टेंट टर्म है, यही आपस में जुड़ सकती है, इसको मत ऐड कर देना गलती से भी। जल्दबाजी हमें अच्छी नहीं लगती, जल्दबाजी में अक्सर करके सही फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। आप लोगों ने लिए होंगे कुछ ना कुछ सही फैसले, वो भी गलत साबित हो जाते हैं अगर जल्दबाजी करते हैं। तो जल्दबाजी अच्छी नहीं होती किसी भी काम में। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? 5Q² + 2Q² √6 इज इक्वल टू P²। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे वही चीज √6 की वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा बेटा? 2Q² √6, इसे मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5Q² उधर जाके माइनस होगा, P² - 5Q² अपॉन जो इधर चीज मल्टीप्लाई में उधर जाके किस में आ जाएगी? डिवाइड। तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है भाई? इंटीजर का स्क्वायर तो एक इंटीजर नंबर ही होता है, मतलब यहाँ पे मुझे भी फिर से क्या मिल रहा है कि इंटीजर माइनस इंटीजर इंटू इंटीजर अपॉन इंटीजर इंटू इंटीजर। जब किसी भी अभी बताया था इंटीजर, इसको तो अभी सिंगल है तो इसके साथ तो कुछ कर नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू बोडमास रूल पहले मल्टीप्लिकेशन वाला क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इंटीजर इंटू इंटीजर क्या होता है? इंटीजर अपॉन इंटीजर। इंटीजर माइनस इंटीजर क्या होता है बेटा? इंटीजर होता है।
कैसा नंबर आ रहा है? रेशनल नंबर आ रहा है। बस यही गलती कर दी इसने, रेशनल नंबर क्यों आ रहा है? या तो इरेशनल है, या क्या है, व्हाट इट इज गिवन डेट, या दिया गया है क्या, क्या दिया गया है बेटा, √6 इज एन इरेशनल नंबर। जब ये इरेशनल है तो ये साबित कर देता है कि आपने जो मान लिया वो तो गलत है, धोखा है भैया, ठीक है, धोखा खा गए आप। तो दिस मीन्स दैट our consideration is wrong. Hence √2 plus √3 ये कैसा नंबर हुआ बेटा? रेशनल नंबर। Hence प्रूफ। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने आपको प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी पे बताया। इसमें से दूसरा वाला जो आपका क्वेश्चन था बेटा वेरी इंपॉर्टेंट था। ये तो आपकी तब है जब उन्होंने सोच ही रखा है कि आपके साथ उन्हें कुछ ज्यादती करनी है। जैसे होता है टीचर को पिटाई लगानी है स्टूडेंट की, कुछ भी हो जाए तो क्या करते हैं, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन पेपर में रख देते हैं लोग, अब करो इसको। भाई नहीं कर पाओगे डेफिनेटली, टीचर को पता है कि मुझे पीटना है इसको, है ना, सोच रखा है कि पनिशमेंट तो दिलवानी है प्रिंसिपल सर से। तो ये आपके 3 क्वेश्चन थे, जिसमें से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स में आएगा। अब बेटा 2 क्वेश्चन और इस चैप्टर से बनते हैं, और वो दो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। एक तो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, दूसरा टॉपिक है आपके इस चैप्टर का, ठीक है, और एक टॉपिक है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक क्वेश्चन आपका डेसिमल एक्सपेंशन से बनता है और एक क्वेश्चन बनता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसलिए फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या है वो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैं बात करने जा रहा हूँ डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन। ये डेसिमल एक्सपेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से बन जाते हैं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, और 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपका अक्सर करके पूछा जाता है कि चेक वेदर 378 upon 9375 as terminating or non-terminating repeating डेसिमल एक्सपेंशन। अक्सर करके ये क्वेश्चन बनता है कि ये जो दिया गया नंबर है 378 अपॉन 9375, जो ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा है, इसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। इसी में 2 पार्ट में कंबाइन करता हूँ। ये इट इज टर्मिनेटिंग, यदि ये टर्मिनेटिंग है then after how many places will it terminate। लास्ट ईयर ही पूछा गया था इस पे, तो पहला ही क्वेश्चन था कि आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस अ नंबर गिवन था विल इट टर्मिनेट, इतना सा क्वेश्चन था। देखते हैं दोनों पार्ट एक साथ हो जाएंगे, कंबाइंड 2 क्वेश्चन को कर लिया। तो क्या करें, जो नंबर दिया है बेटा विदाउट डिवीजन मेथड, अब इतनी बड़ी संख्या का डिवाइड देंगे तो बहुत टाइम लेगा। तो बस आप क्या करो, तो डिनोमिनेटर जो आपको दिख रहा है, क्योंकि डेसिमल एक्सपेंशन के लिए डिनोमिनेटर ही जिम्मेदार होता है, इसी की जिम्मेदारी है सारी जो कुछ भी है। तो इसको आप क्या करो ना, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो,
जैसे ही आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना आपको पता चल जाएगा इसका एक्सपेंशन कैसा होगा। तो आपने किया 3, क्योंकि इसका सम देखो 9 और 3 12, 12 और 7 19, 19 और 5 24। सम जब डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल होती है। तो 3 से किया 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 3 और 1 4, 4 और 2 6 और 5 11। नहीं हो रहा तो मतलब लास्ट में 5 है तो डेफिनेटली 5 से तो कैंसिल आउट होगा। 6 2 5 अगेन 1 2 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। तो हमें यहाँ पे क्या मिला, जैसे ही हमने इसका डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए चेक करना था तो 3 इंटू इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 3 इंटू 5 की पावर 5 आ रहा है। भाई रूल होता है कि अगर डिनोमिनेटर में 2 और 5 की पावर है मतलब 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का है, अगर डिनोमिनेटर किस फॉर्म का है बेटा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, तो वो टर्मिनेट होता है। तो उसका एक्सपेंशन जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है। लेकिन यहाँ तो 3 आ गया तो दिमाग में तुरंत आता है, जल्दबाजी होती है, पेपर है भैया, पेपर में तो टाइम कम है हमारे पास, जल्दी में हम तो करते हैं जैसे ही 3 दिखा नहीं कि टर्मिनेटिंग लगा के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी चेक कर लोगे कि ये संख्या से कहीं ऊपर वाली संख्या कैंसिल आउट तो नहीं हो रही, कहीं सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा यहाँ पे। तो जैसे ही हमने देखा कि 3 तो 3 7 10 और 8 18, भैया 18 है 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जब डिविजिबल हो जाएगा तो ज्यादा सोचो मत, इसे इससे कैंसिल आउट कर लो। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 6 जा 18। तो ये आ गया भैया 126 अपॉन 5 की पावर 5। अब यहाँ पे नहीं है 3, केवल क्या रह गया 2 और 5, कोई भी एक भी है तब भी चलेगा। मतलब इसका एक्सपेंशन कैसा होगा इट हैज therefore it has terminating डेसिमल, कैसा एक्सपेंशन होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। साथ ही साथ मैंने क्वेश्चन और ऐड किया था कि अगर टर्मिनेट है तो आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस विल इट टर्मिनेट, तो कितने प्लेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। ये p अपॉन q की जो सिंपलेस्ट फॉर्म है ना, ये तो देख सकते हो सिंप्लीफाई हो रखा है 5 के फैक्टराइज में। तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा, ये 2 और 5 की मैक्सिमम पावर पे डिपेंड करता है। जितनी पावर हाईएस्ट पावर जितनी होगी एक्सपोनेंट जो आप देख रहे हो जितनी ज्यादा होगी उतनी प्लेसेस के बाद टर्मिनेट कर जाएगा। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, एक लाइन और लिख देनी है, इट विल टर्मिनेट आफ्टर कितना भाई 5 की पावर 5 है मतलब 5 प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा आफ्टर 5 डेसिमल प्लेसेस। तो यहाँ पे मैंने आपको एक 4 क्वेश्चन कंप्लीट करा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि चेक वेदर ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो टर्मिनेटिंग की बेटा कंडीशन होती है कि डिनोमिनेटर हमारा 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का अगर है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होल्ड करता है। तो हमने फैक्टराइज किया तो देखते ही 3 आ रहा था तो दिमाग में क्या आएगा कि भैया नॉन टर्मिनेटिंग पे लगा दो टिक। लेकिन ऐसा नहीं करना, आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है बिल्कुल भी। जो आया उसके रिजल्ट से अगर जो 2 और 5 को छोड़कर जो एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर है अगर उससे कैंसिल आउट हो रहा है तो पहले सिंप्लीफाई करो, कर लिया उसके बाद डिसीजन लो। तो इसमें केवल 2 और 5 भी है, मतलब केवल 5 है या केवल 2 हो या 2 और 5 हो, 2 और 5 हो चलेगा। तो इसका एक्सपेंशन कैसा हुआ, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हुआ तो इट विल टर्मिनेट और ये बताना था कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा। तो ये टर्मिनेट होगा बेटा कितने डेसिमल प्लेस के बाद, 5 डेसिमल प्लेस के बाद। ये लास्ट ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह से था क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी, पहला ही क्वेश्चन था आपके पिछले साल तो एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आए थे। आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस विल 79 अपॉन 2 की पावर 3 5 की पावर 4 टर्मिनेट।
देखते ही आंसर लगा देना था, सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आंसर क्या हो जाता हमारा, आफ्टर 4 डेसिमल प्लेस, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आज हमने क्या सीखा, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी नंबर, जिसमें मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा है, तीनों ही डिफरेंट टाइप के थे। नेक्स्ट आपने आज डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में जान लिया कि कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो बड़े आसानी से कर सकते हो। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो इसी पर बेस्ड मिलेंगे जितने भी क्वेश्चन। तो आपको मैं ये नहीं कह रहा बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करने, लेकिन जो मैंने ये कराए हैं इनको आपको एटलीस्ट 2 बार रिवाइज करना है, कम से कम 2 बार आप रिवाइज कर लोगे वीडियो को देखते हुए। एक बार देखो पहले वीडियो को, उसके बाद उन क्वेश्चंस को नोट करके, ठीक है, उन क्वेश्चंस को आप ये 4 क्वेश्चन हुए और एक मिला के 5 क्वेश्चन, तो 5 क्वेश्चन को 2 बार एटलीस्ट आप लगाओ। आप खुद देखोगे कि आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो एग्जाम में आने ही आने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। थैंक यू बेटा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट आएगा, उसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होगा, उसी के साथ हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके।